डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कैसे हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी किसी वेक्टर को हम कैसे तकसीम कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देख ले और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें। तो चलो शुरू करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, resolution of vector, the process of splitting vector into two or more component, splitting of vector into two or more components। अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में तकसीम करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्लियर नहीं है तो आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को नहीं समझ सकते। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर in particular direction। अच्छा, किसी भी वेक्टर का किसी भी एक ख़ास डायरेक्शन में जो उसका इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, उसको समझने के लिए हम अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक मास है और ये एक सरफेस पर पड़ा है। इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इसका वेट डाउनवर्ड है। अच्छा, और ये सरफेस जो है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मैं इस मास m को ले जाना चाहता हूँ, इसको मूव करना चाहता हूँ। तो मुझे इसको मूव करने के लिए या लाजिमी है कि मैं इसको पहले बैलेंस कर लूँ, यानी इस वेट के ख़िलाफ़ मैं फ़ोर्स लगाऊँ अपवर्ड डायरेक्शन में और इस वेट के बराबर फोर्स में लगा लूँ। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर इस वेट के बराबर फोर्स लगाया तो वो एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कैंसिल करेगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। अच्छा, तो नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसको मूव करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाऊंगा तो जो है ये बॉडी जो है ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में। पहले मैंने इसको एक फ़ोर्स के ज़रिए बैलेंस किया और दूसरा फिर मैंने एक फ़ोर्स के ज़रिए जो है उसको मूव किया। अच्छा, ये काम मैं एक सिंगल फोर्स से भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाऊँ और इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में मैं मूव करूँ, ये फोर्स मैंने हटा दिया, मैंने एक सिंगल फोर्स लगाया। ये सिंगल फोर्स ने मेरे लिए दो काम किए, एक तो इसको मूव किया और एक इसको बैलेंस किया। यानी इसका मतलब है कि इस फोर्स के दो डायरेक्शनों में इफ़ेक्ट है। ये सिंगल फोर्स जो मैंने लगाया इसका इस डायरेक्शन में भी इफ़ेक्ट है और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में भी इफ़ेक्ट है। इस डायरेक्शन की इफ़ेक्ट हमें मालूम है कि ये बॉडी मूव कर रही है और इस अपवर्ड डायरेक्शन की इफ़ेक्ट ये है कि इसने इस बॉडी की वेट को कैंसिल किया है, इस बॉडी को क्या किया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाया है। तो ये सिंगल फोर्स है, लेकिन इसके दो डायरेक्शन में जो है इफ़ेक्ट है, एक एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में जो इस फोर्स का इफ़ेक्ट है हम कहते हैं कि ये इस फोर्स का एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, और इस अपवर्ड डायरेक्शन में इस फोर्स का जो इफ़ेक्ट है हम कहते हैं कि ये इस फोर्स का कंपोनेंट है इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। वो वेक्टर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से एक नेट रिज़ल्ट हासिल हुआ होता है। अच्छा, तो इसी तरह ये फोर्स जो है ये सिंगल फोर्स, इसको हम दो फोर्सेस में भी स्प्लिट कर सकते हैं, एक ये अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा जो है अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, तो किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमने पढ़ा कि कंपोनेंट जो होता है किसी भी वेक्टर का एक ख़ास डायरेक्शन में उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम उस वेक्टर की कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा,
अब हम किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है वो कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए। अच्छा, जो मैंने एक्स वाई सिस्टम ड्रॉ किया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर ए है जो एंगल बना रहा है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए का कंपोनेंट्स मैं निकालना चाहता हूँ कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लूँगा कि इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, जिसने ये ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट लेट्स सी हो गया। तो ये ओ सी जो है एक कंपोनेंट बन गया जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ये ओ सी हमारे पास ए वेक्टर का एक कंपोनेंट बन गया, ए एक्स बन गया। अच्छा, अब मैं इस डायरेक्शन में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ये देख ले, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पर इसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट बी पर। इस ओ भी हमारे पास एक दूसरा वेक्टर कंपोनेंट बन गया जो हम कहते हैं ए वाई, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ए के हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए, एक ए एक्स बन गया, एक ए वाई बन गया। ए एक्स जो है वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है यानी ए एक्स, और ए वाई जो है वो हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है जिसको हम ए वाई कहते हैं। अच्छा, और ये हमारे पास वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ए एक्स है, ए एक्स आई मैंने इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाया क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसके साथ मैंने जे यूनिट वेक्टर लगाया क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है। इन दोनों वेक्टरों की जो कंपोनेंट्स है, इससे हमारे पास ये वेक्टर ए हासिल हुआ है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने वेक्टर ए को स्प्लिट किया, दो कंपोनेंट्स में हमने स्प्लिट किया, एक ए एक्स कंपोनेंट में, दूसरा ए वाई कंपोनेंट में, और इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ज़रा देख ले, ये दो कंपोनेंट जो है, एक ए एक्स कंपोनेंट और एक ए वाई, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, यानी ये ए एक्स जो है ए वाई और परपेंडिकुलर है ए एक्स के ऊपर, यानी ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम इसको कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, तो किसी भी वेक्टर को हम स्प्लिट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर अगर आप लोग गौर कर ले तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए जो राइट एंगल की ट्रायगोनोमेट्री होती है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये ए वेक्टर जो है वो ए एक्स के साथ थीटा बना रहा है। अच्छा, अब ज़रा देख ले, ये कंपोनेंट जो हमने हासिल किए हैं ये हमने कैसे हासिल किए। एक तरीका तो ये है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। दूसरा, अगर आप लोग देख ले इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, इसका जो साया है ऊपर से अगर हम लाइट लगाते हैं तो इसका साया जो है एक्स एक्सिस पर जो इसका साया होगा वो ए एक्स होगा, और इस साइड से जब अगर हम लाइट लगा लेते हैं तो वाई एक्सिस पर जो साया होगा वो ए वाई होगा। अच्छा, तो वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस पर जो उसका प्रोजेक्शन होता है वो उसका एक्स कंपोनेंट होता है, और वेक्टर ए का जो वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है वो उसका वाई कंपोनेंट होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये उसका ए एक्स कंपोनेंट हो गया, यानी एक्स एक्सिस पर इसका जो प्रोजेक्शन है, और ये इसका वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो हो गया। अच्छा, ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है तो हमने यूनिट वेक्टर आई यूज़ किया है, और यहाँ ये अलोंग वाई एक्सिस है तो हमने यूनिट वेक्टर जे यूज़ किया है। अच्छा, तो हमारे पास जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसी तरह अगर ये हमारे पास 3 डायमेंशनल होगा, स्पेस में हो, तो फिर हमारे पास ये बराबर होगा ए वेक्टर बराबर होगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर हम इस ए वाई ए एक्स ए जेड पर
एरो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो है वेक्टर बन जाएगा और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। अच्छा, तो किसी भी वेक्टर को हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल की जो ट्रायग्नोमेट्री है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो ए वाई है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ए है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई डिवाइड बाय ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए वाई कंपोनेंट जो है वो बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। अच्छा, यानी ये कंपोनेंट जो है हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर हो, सॉरी ये वाला कंपोनेंट हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर हो गया। और ये दूसरा जो है उसके लिए हम कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस जो है यहाँ पर हमारे पास ए एक्स है, तो ए एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए है, तो ए एक्स डिवाइड बाय ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। यानी एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारे पास बराबर हो गया ए कॉज थीटा के और वाई कंपोनेंट जो है वो बराबर हो गया ए साइन थीटा के। अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक ए एक्स कंपोनेंट हो गया, दूसरा ए वाई कंपोनेंट हो गया। ए एक्स कंपोनेंट जो है ए कॉस थीटा के बराबर हो गया और ए वाई कंपोनेंट जो है ए साइन थीटा के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये थीटा जो है ये हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो थीटा यूज़ फॉर डायरेक्शन, इस थीटा को हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ज़रा तवज्जो करें। अच्छा, थीटा इज़ यूज फॉर डायरेक्शन। इसका अगर डायरेक्शन मालूम करना है तो टेंजेंट थीटा हमें मालूम है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर होता है। अच्छा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बराबर होता है ए वाई के डिवाइड बाय ए एक्स बेस। अच्छा, हमें सिर्फ थीटा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन मालूम करना है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम डिवाइड करेंगे और उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, यानी एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है उस पर डिवाइड करेंगे और उसका 10 इन्वर्स लेंगे, तो उससे हमारे पास उस वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर था, उसको हमने रिजॉल्व किया इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसको हम 3 कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्पेस में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर इस वेक्टर ए का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो हम इसी तरह निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा वो अगर 2 डायमेंशनल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अगर 3 डायमेंशनल है तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास बन जाएगा 3 डायमेंशनल में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, 3 डायमेंशनल के लिए। तो ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और इस वेक्टर को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो इसी तरह हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू कंपोनेंट्स। और फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एक कंपोनेंट क्या होता है। किसी भी वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। अगर आप लोग देख लें, हम सिंपल पेंडुलम में भी जो है इफेक्टिव कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। सिंपल पेंडुलम को अगर डिटेल में स्टडी कर ले तो ये अगर सिंपल पेंडुलम है और ये इसका मास है, इस मास को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, वेट mg डाउनवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, एक wx बन रहा है और एक wy बन रहा है। ये देख ले, ये भी
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्योंकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो Wx जो है Wx वो टेंशन को बैलेंस करता है। Wx इज इक्वल टू माइनस टेंशन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन Wy जो है वो इस डायरेक्शन में ये इस पेंडुलम को मूव करता है। तो यहाँ पर ये Wy हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि ये इस पेंडुलम में टू एंड फ्रो मोशन पैदा करता है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम अदा करता है। अच्छा, तो ये हमारे पास था रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब भी जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है। अपने फिजिक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।